हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। जितने भी स्टूडेंट टारगेट मिशन के चैनल पर ज्वाइन हो गए हैं, आप सबका भरपूर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग जो है बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी किए हैं और आज जो है हम लोग एक्स्ट्रा और भी बहुत सारा चीज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले जो किए हैं, जो नए बच्चे अगर चैनल को देख रहे हैं तो आप पहले उनको समझा दें कि क्या क्या किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका चैनल हो गया। अब चैनल का थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ यहाँ पे और हम बताना चाहते हैं कि अगर आपके भाई बहन हैं और वो क्लास 10th में है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये जो टारगेट मिशन क्लास 10th। और अगर नहीं भी आपके जान मतलब कोई ऐसा है, तभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को थोड़ा बूस्ट दे सकते हैं। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। तो यहाँ पे देखिए, BA BSc BCom, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए। लेकिन यहाँ से आपका BA सेकेंड सेमेस्टर के लिए स्टार्ट है, जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए लागू होगा। यहाँ पे देखिए BA, और यहाँ से जब इसको और नीचे ओपन करिएगा तो BSc BCom, और यहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, और यहाँ पे आपका जो है MCQ वगैरह है, एग्ज़ाम बूस्टर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाया है बिल्कुल सिलेबस से, इसका नाम है एग्ज़ाम किलर। और ये जो है ये PYQ बेस्ड पे है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन करवाए हैं, जो एक क्वेश्चन इसमें हम करवाए हैं एग्ज़ाम किलर में, 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, 100% डायरेक्टली हम सिलेबस से बताएं। अब इसी को सप्लीमेंट करने के लिए थोड़ा PYQ करवा देना, समझ में। मेन चीज़ आपका एग्ज़ाम किलर है, और एग्ज़ाम किलर पे ही जो जो और PYQ मान लीजिए पूछा गया है कोई कोई यूनिवर्सिटी में, तो उसमें जो है वो सारे PYQ को इसमें करवा के डाला जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन जो मेन है बिल्कुल कोर, जो कि सिलेबस निकाले और बिल्कुल उस पर बताए कट कट कि हाँ भाई ये सवाल आएगा, ये सवाल आएगा, ये सवाल आएगा, तो ये है एग्ज़ाम किलर जो मैंने खुद बनाया है। और इस वीडियो में जो कि वरदान करके जो बैच है, उसमें PYQ का एक्सप्लेनेशन वगैरह बताया जा रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे MCQ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो आपका जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जैसे AEC SEC BSc, इसमें एक सब्जेक्ट हम लोग आज पढ़ेंगे, और वो सब्जेक्ट होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है, PYQ है, और PYQ का वो आंसर है। और तो क्या वो इन एग्ज़ाम में हेल्प करेगा? 100% हेल्प करेगा। चलिए हम देखते हैं पहले उस क्वेश्चन को। फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर ये चैनल हेल्पफुल लगे तो आप ज़रूर एक बार सपोर्ट करिए चैनल को। थैंक यू। चलिए देखते हैं हम लोग उसका PYQ। ओके, तो देखते हैं डायरेक्टली। देखो, आप सबके लिए जो है यहाँ पे देखो, ये है PPU का पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का PYQ। तो क्या ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पे काम आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। ये BRABU पे काम आएगा, जो बाबा मतलब BR अम्बेडकर जो जी के नाम पे जो यूनिवर्सिटी है उन पे काम आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। तो ये जितना भी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी पे है, जो भी यूनिवर्सिटी है, उन सबके लिए काम आएगा। क्यों आप ऐसा कह रही हैं? क्योंकि सिलेबस सबका सेम है। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा पेपर है, और इस क्वेश्चन से, इस पेपर से आने का आपका कॉलेज में जो है पूरा संभावना है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा जूम आउट कर लिए। देखिए, जिनका भी जो भी स्टूडेंट का VSc है, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स जो है VSc है, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटी, अगर आपका ये है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी, तो आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आप इस सेशन को बहुत अच्छे से देखें तो हम भरोसा देते हैं कि आपको 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। क्योंकि हम सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाले व्यक्ति में से नहीं आते हैं। इतनी कैपेसिटी है कि हम आपको बहुत अच्छे से समझा सकें। और मेरा UG PG सब जो है PPU में हुआ है, और PPU में PG में सबसे हाईएस्ट है। हम UG से लेके PG के स्टूडेंट्स को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। इतना मोर देन सफिशिएंट है कि आप किससे पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो है वैल्यू एडेड कोर्स यानी कि VSc, जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, ये दोनों के लिए है, साइंस और कॉमर्स के लिए। तो आप कहिएगा कि क्या ये आर्ट्स के लिए नहीं है? आर्ट्स के लिए भी है। कैसे है? आर्ट्स के लिए भी है क्योंकि ये जो टॉपिक है वो टॉपिक एक बार समझिएगा तो आपको भी हेल्प करेगा। तो ये सब के लिए, जिनका भी वैल्यू एडेड कोर्स में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये सब के लिए हम हेल्पफुल बनाएंगे। पहले हम आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं कि यहाँ पे देखिए 10 MCQ है। एक सेकेंड, 10 MCQ है, 10 MCQ है। और जो 10 MCQ जो है, एक MCQ जो है 2 नंबर का आएगा, तो आपका 20 नंबर का MCQ हो गया। ठीक है, 20 नंबर का MCQ हो गया। यहाँ पे 10 MCQ है, इस सब का आंसर हम करवाएंगे अभी। ठीक है, हम अलग से इसका नोट्स बना कर लाए हैं। और जो है 20 नंबर का MCQ के बाद यहाँ पे जो है आगे बढ़िए, तो आपके बाद इसके बाद आएगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका, हाँ यहाँ पे आ गया पार्ट B,
और पार्ट बी जो है वो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होता है, तो 4 क्वेश्चन करना है, यानी कि 20 नंबर का शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। और 20 नंबर का क्या था आपका एमसीक्यू, यानी कि 20 कितना नंबर हो गया 40 नंबर। अभी कितना बचा है 30 नंबर, क्योंकि 70 नंबर का पेपर है। तो इसको और आगे आप करिएगा। तो यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप स्टार्ट हो गया, कहाँ, ये पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, तो टोटल कितना हुआ 30 नंबर का। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से जो है 30 और 40 कितना हुआ टोटल 70, टोटल 70 नंबर का ये। और जो आपका कॉलेज में एग्ज़ाम होता है इंटरनल में, मिड टर्म जो भी है, तो ये टोटल मिला के कितना हुआ 100 मार्क्स। सो जिनका भी ये VSC का पेपर है उन सब के लिए जो है हेल्पफुल है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिए। आपको टॉपर बनाना हमारा बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा सीधे कर देते हैं। बताओ भाई, समझ में आ रहा है तुमको? अगर नहीं कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे वो मेजर पेपर हो माइनर पेपर हो, तुम पूछो, तुम्हारे ही लिए है। तुम सब मेरे भाई बहन जैसे हो, तो पूछो हमसे जो भी सवाल पूछना है। हम कहाँ मिलेंगे, हम इस पे तो बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे। हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका लिंक कहाँ मिलेगा, ये पूरा PDF कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम के चैनल पर। उसका लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में। समझ में? ठीक है, चलो ये हम पेपर दिखा दिए। अब हम मस्त इसका सोल्यूशन लाए हैं जो कि बिल्कुल बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम मस्त आपके लिए आंसर लेकर आए हैं, और ये आंसर बिल्कुल क्या है, बाइलिंगुअल है। आंसर क्या है, बिल्कुल बाइलिंगुअल। ठीक है, तो आंसर बाइलिंगुअल है। यहाँ पे देखिए वैल्यू एडेड कोर्स, और हमने बताया आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटी। वही जो पेपर हम दिखाएं उसी का हम यहाँ पे अच्छे से सोल्यूशन करेंगे। और ये ऐसा सोल्यूशन है जो कि बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो देखिए पहला सवाल है, रिपब्लिक इज यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स, यानी कि जो रिपब्लिक जो शब्द है, यानी कि क्या है, जो गणराज। ठीक है, रिपब्लिक एक प्रकार की सरकार के रूप में प्रयोग होता है। इसका अर्थ क्या है आपको पता है कि हम इसलिए बोले कि ये मत सोचिएगा कि बस देखें और पढ़ा दिए। इलेक्टेड लीडर मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पे जो है लोग जो है चुने हैं अपने लीडर को, तो उनको कहते हैं इलेक्टेड लीडर। ठीक है, मतलब मान लो कि 10 लोग जो है चुने हैं कि भैया आप सरकार चलाइएगा, हम लोग आपको चुन के जो है वोट दे के आपको यहाँ बैठाए हैं, तो इलेक्टेड लीडर। एक होता है कि हमारे बाबूजी के टाइम पे इनके पापा राजा थे, और या उनके पापा के पहले ये राजा थे, उनके बेटा राजा, फिर उनके बेटा राजा, फिर इनके बेटा राजा, तो इसको कहते हैं मोनार्क। इसको फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, मोनार्क। ठीक है, इलेक्टेड लीडर जिसको हम चुने, इस तरह का भी गवर्नमेंट होता है। एक होता है मोनार्क जहाँ पे राजा रानी का सरकार हो। एक होता है ऑर्थोरिटेरियन यानी कि सत्तावादी। फिर एक होता है ऑलिगैरी यानी कि कुलीन तंत्र। और इसका आंसर होगा इलेक्टेड लीडर। इसका मतलब ये आपको इससे ज़्यादा ये दोनों मालूम होना चाहिए कि यानी कि रिपब्लिक में क्या होता है कि हम अपने नेता को चुनते हैं। इसका मतलब यही है कि वहाँ पे क्या है, इलेक्टेड लीडर्स हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़िए। और यहाँ पे देखिए रिपब्लिक मीन्स ए गवर्नमेंट वेयर द हेड इज इलेक्टेड नॉट इनहेरिटेड। मतलब इसका क्या है कि जो यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट इलेक्टेड होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं, मतलब लोग उनको उतना पावर दिए रहते हैं, ना ही कि इनहेरिट होता है। इनहेरिट मतलब वंस ये नहीं कि इनका बेटा फिर इनका बेटा फिर इनका बेटा, ये रिपब्लिक में नहीं होता है। रिपब्लिक में ये होता है। आई होप रिपब्लिक से अगर आपका सवाल आएगा तो छूटेगा नहीं। ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर टू के तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द प्रीएम्बल विच अंडर विच अमेंडमेंट। जो कौन से अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट से जो है वर्ड जो है ये सेकुलर को जोड़ा गया है। तो आपको मतलब पता है सेकुलर का मतलब क्या है? सेकुलर का मतलब होता है कि कोई भी सारे धर्म जाति जो है एक जैसे हैं, और भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है। सेकुलर वर्ड इसीलिए कहा गया कि भारत ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू राष्ट्र हैं या हम मुस्लिम राष्ट्र हैं या हम सिख राष्ट्र हैं या ये राष्ट्र नहीं। सेकुलर का मतलब होता है कि भारत जो है ये एक सेकुलर कंट्री है, मतलब हर लोगों के लिए है यहाँ पे। समझ में आया? ये कोई एक उसके लिए नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कब जोड़ा गया था? तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अमेंडमेंट कहते हैं उसको, मतलब एक शब्द दिया गया है, और हिंदी में कहते हैं उसको संशोधन। तो ये जब चीज़ को जोड़ा गया था, कौन सा चीज़ को, जो कौन सा वर्ड को, सेकुलर,
प्रियम्बल में, तो ये कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था? तो 42वां संशोधन। और कौन से साल था? 1976। याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 42nd अमेंडमेंट 1976। अच्छा, अगर ये जो है वीडियो अगर आपको लंबा लगेगा तो मुझे कमेंट करिएगा, ताकि हम आगे से ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें, ये भी बात है। और अगर अच्छा लगे तो भी बताइएगा। विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सॉवरेनिटी। अगर मेरा पॉलिटिकल साइंस का कोर्स देखा है तो देखे होंगे कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि ये मान लीजिए मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स जो है अपने घर में सारा डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हैं, और अगर बाहर जा रहे हैं तो भी अपना सारा डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है। इस वे से इनको कहा जाएगा कि मिस्टर एक्स इज ए सॉवरेन पर्सन, यानी कि इनके ये पूरी तरह से संप्रभुत्व पर्सन है, यानी कि ये अपना डिसीजन ले सकते हैं, अंदर वाला यानी कि इंटरनली भी, और बाहर वाला यानी कि एक्सटर्नली भी। तो इनको कहा जाता है कि ये सॉवरेन है। तो इंडिया एक तरह का सॉवरेन कंट्री है। तो इसका ये कह रहा है कि नॉट रिलेटेड टू, ये नहीं रिलेटेड टू, नॉट रिलेटेड टू एब्सोल्यूट, परमानेंट, डिविजिबल, कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसका जो है विभाजन, सॉवरेनिटी इज अनडिवाइड एंड कंप्लीट। तो जो डिविजिबल इसका फीचर में नहीं आता है, क्योंकि सॉवरेनिटी अनडिवाइड है, डिवाइड वाला चीज़ नहीं है। समझ में आया? ये बात याद रखिएगा। ये नहीं कि इसमें आधा कर लिए तो फिर उसमें नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने आप में पूरा कंप्लीट है। समझ में आया कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या है, ये रात का टाइम है और गर्मी है, जिसकी वजह से चश्मा बार बार भीग जा रहा है। कैसे दिखाएं? आई होप आप लोग समझ। क्वेश्चन नंबर 4, रेसिड्यूल पावर लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रेसिड्यूल पावर है वो किस में इसमें लाई करता है? तो आपको सबको पता है कि जो है सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, और रेसिड्यूली पावर होता है। यानी कि सेंटर का जो पावर है वो सेंटर के पास, और कुछ पावर जो दिया जाता है वो स्टेट को दिया जाता है, और कुछ पावर जो है वो रेसिड्यूल पावर को, मतलब क्या होता है कि ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है सेंट्रल को। ठीक है। और कौन से आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र किया गया है? 248 में क्या लिखा है? रेसिड्यूल पावर आर गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट बाई आर्टिकल 248 में इससे कहा गया कि जो चीज़ रेसिड्यूल मतलब उसमें आएगा, उस पर लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल मतलब पार्लियामेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, when was unity and integrity of the nation added to the preamble। कहा जा रहा है कि जो देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया है, ये कौन से अमेंडमेंट से? तो याद है ना, 42nd अमेंडमेंट 1976। ये अपने आप में इतना बड़ा मतलब अमेंडमेंट है कि बहुत सारा चीज़ इसमें ऐड किया गया था। ये मतलब ऐसा नहीं सोचिएगा कि एक बार अमेंडमेंट कर रहे हैं एक साल में तो बस एक ही चीज़ अमेंड होता है। एक बार में इतना सारा चीज़ अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सोशल जस्टिस रिफर टू विच। सोशल जस्टिस का क्या अर्थ है? सोशल जस्टिस का मतलब है कि संसाधन, आपको अच्छा रिसोर्सेस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, प्रिविलेज मिले, ये सब जो है सोशल जस्टिस। सोशल का मतलब क्या होता है? सोशल का मतलब होता है समाज, और जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो सोशल जस्टिस एक बड़ा चीज़ है। तो इसमें रिसोर्सेस भी आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, प्रिविलेज मिलेगा, और तो ये सब इसका जो है क्या है? सोशल जस्टिस का मतलब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस एबव। ठीक है, इसका आंसर। फिर देखिए ये जब आपको मिलेगा तो आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फंडामेंटल ड्यूटी आर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटी जो है कौन से पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कौन से पार्ट है? 4A। आई होप आप लोग ये सब पढ़े होंगे। ये सब पार्ट 1 में भी पढ़ाया गया और सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ाया गया है। सेकेंड सेमेस्टर में ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा। तो पार्ट 4A में जो है आपको फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, पार्ट 1 तो आपका थ्योरी बेसिस पे था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट इसमें से क्या नहीं है आपका? तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रेंचाइज, और नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए राइट टू इक्वलिटी आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम बट ये ये जो है मत अधिकार, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका लीगल राइट है। कहिएगा अच्छा इसका मतलब क्या? देखिए वोट देने का अधिकार जो है, वोट देने का ये मेरा लीगल राइट है। ठीक है, ये ले नहीं सकता है कोई। किसको देना है ये मेरा फंडामेंटल राइट हो सकता है। समझ में आए? मान लीजिए यहाँ पे 4 लोग हैं और हम किसको दें या किसको नहीं दें, ये मेरा फंडामेंटल राइट में आ सकता है आर्टिकल 19 में। लेकिन ये कि हमको वोट देना ही है, ये मेरा फंडामेंटल राइट में नहीं है। ये थोड़ा हो सकता है कि आपको लगे कि ये क्या है और कैसे हो सकता है, बट ये सही बात है।
क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर वेयर द फंडामेंटल ड्यूटी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सबको मालूम होगा कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में नहीं था, इसको जोड़ा गया है। और जोड़ा गया है कौन से कमेटी से? स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 1976 में जोड़ा गया, एडेड 42nd अमेंडमेंट बाई शरण सिंह कमेटी। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा जरूर, और ये पूछेंगे आपसे सारे सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, द एंशियंट इंडियन नोशन ऑफ द राइटनेस मीन्स, यानी कि प्राचीन भारतीय विचार में धर्म निष्ठा का अर्थ क्या है? धर्म निष्ठा का मतलब क्या है? धर्म निष्ठा का मतलब है धर्म। ठीक है, हो गया ये बस कंप्लीट। तो यहाँ तक जो है 10 MCQ हम लोग किए, जो कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर था। और हम 10 MCQ ही नहीं किए, मान लीजिए आपको सोशल जस्टिस से कुछ आता है, प्रीएम्बल से कुछ आता है, फंडामेंटल ड्यूटी से आता है, फंडामेंटल राइट से आता है, तो यू हैव अ नॉलेज कि आप उसको टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो बता दीजिएगा कि हाँ यहाँ तक MCQ का बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग आंसर और लॉन्ग आंसर एंड प्लस शॉर्ट आंसर, जो आपका उसमें दिया हुआ था लॉन्ग और शॉर्ट, उसमें देखिए पहला सवाल है ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस। आपको मैंने सोशल जस्टिस समझा दिया है कि सोशल जस्टिस क्या है। सोशल मतलब समाज और जस्टिस मतलब न्याय। तो यहाँ पे देखिए सोशल सामाजिक न्याय एक लोकतांत्रिक समाज की रीढ़ है। सोशल जस्टिस इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इट इंश्योर दैट एवरी पर्सन गेट इक्वल राइट, डिग्निटी, रिस्पेक्ट इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यानी कि यह हर व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में सम्मान, अधिकार और गरिमा जो है दिलाता है। समझ में? ये बिल्कुल आपको क्लियर है। बॉडी में क्या है देखिए, ये क्या क्या होता है। सोशल जस्टिस इक्वल स्टेटस है, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जैसे पढ़ने का, जॉब करने का। अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीक, यानी कि अगर जो लोग नीचे हैं, ठीक है, जो लोग नीचे हैं समाज में, उनको भी अपलिफ्टमेंट, उनको भी वेलफेयर स्कीम के तहत उनको भी उठाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि पहले बैंक, कितने लोगों का बैंक का खाता था, नहीं है, बट अभी कितना हर व्यक्ति का, मैक्सिमम लोग का बैंक का खाता है, यानी कि वो जनधन योजना। फिर पढ़े ये मतलब देखिए तो वृद्धा पेंशन मिलता है, बहुत सारा चीज़ है। वो क्यों हो रहा है? कि अपलिफ्ट किया जाए वैसे लोगों को भी जो वीक हैं सोसाइटी में। ठीक है, और डी है एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत का बीमारी, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इसको खत्म किया जाए सोशल जस्टिस में। ठीक है, फिर देखिए फेयर शेयर ऑफ रिसोर्सेज। अगर मान लो कि एक पेड़ से 4 फल आ रहा है तो चारों अलग अलग हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, ये इसको कहते हैं फेयर शेयर ऑफ रिसोर्सेज। इस पर थिंकर जरूर लिखना है आपको, थिंकर जरूर लिखना है। और थिंकर डॉक्टर BR अम्बेडकर सर का लिखिए, जस्टिस इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि न्याय जो है संविधान का क्या है? आत्मा है। फिर जॉन लॉक का कर लीजिए कि जस्टिस इज द फेयर इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि न्याय का अर्थ ही है मतलब अनफेयर करना। न्याय का अर्थ ही है कि वो अनफेयर मतलब बिल्कुल न्याय का मतलब ही है कि बिल्कुल फेयरनेस के साथ रहना है, बिल्कुल फेयरनेस करना है। इसका मतलब ये है कि न्याय का मतलब ही क्या है? फेयरनेस। जैसे स्पेन का मतलब ही क्या है कि ये इस पर लिख रहा है, तो न्याय का मतलब ही है फेयरनेस, यानी कि निष्पक्षता। समझ में आया? फिर कंक्लूजन क्या है? सोशल जस्टिस बिल्ड ए फेयर इंक्लूसिव का मतलब होता है कि पूरे हर समाज के हर लोगों से, मतलब एक पूरी समाज इंक्लूसिव ग्रोथ होता है। तो एक कहा है कि सामाजिक न्याय का एक न्यायपूर्ण समावेशी का मतलब कि हर कोई मतलब हर कोई के लिए वो बिल्कुल अपलिफ्टमेंट हो रहा है। समावेशी होता है कि ये सब जो नदी में सब कुछ समा गया, यानी समाना मतलब पूरा कंप्लीट, ज़्यादा से ज़्यादा, ये नहीं कि 100%, पर ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान समाज बनाता है। सम्मान मतलब इक्वल समाज बनाता है, जहाँ लोकतंत्र केवल किताबों ही नहीं बल्कि जीवन में भी मतलब जीवित हो। ठीक है, इसको कहते हैं सोशल जस्टिस। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग जो है पढ़ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वधर्म संभव। सर्वधर्म संभव का मतलब क्या है? ये आपके सवाल में पूछा गया है। तो इसका मतलब ये आपका सवाल में क्या है कि सर्वधर्म संभाव का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव रखना। तभी तो हमारे सेकुलर जोड़ा गया है। बताइए कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है, कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है? सॉरी, सर्वधर्म संभाव मतलब क्या होता है कि मीन इक्वल एटीट्यूड एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड ऑल रिलीजन। ठीक है, यह विचार भारत की सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक पहचान को दर्शाता है कि हमारे यहाँ जो हमारा प्यारा भारत है, आप फिगर जो है बनाइएगा तो हमारा जो प्यारा भारत है, ये जितना बड़ा ये है, लेकिन हमारे यहाँ इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, बॉडी में देखिए कैसे लिखिएगा बॉडी में। और हम फिर से कह रहे हैं कि हम 32 पेज वाला लाइव वाला वीडियो लेंगे कि 32 पेज कैसे लिखना है वो ज़रूर देखना है आप लोगों को। बॉडी में क्या है? इक्वल आउटलुक,
नो स्टेट रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया है। आप ये सब बिल्कुल कॉमन सी बात हो गई, लेकिन ये सब आपको पढ़ना है और याद करना है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल दिए हैं, आर्टिकल कौन सा है कौन सा नहीं है। देखिए थिंकर में क्या लिखना है, महात्मा गांधी ने कहा था कि सभी धर्म सत्य है और सभी का समान जो है सम्मान होना चाहिए। सभी धर्म क्या है, ऑल रिलीजन आर ट्रू एंड डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट। ठीक है, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा है कि मेरा धर्म मुझे सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। जो मेरा रिलीजन है वो रिलीजन, यही मेरा रिलीजन सिखाता है कि बाकी सारे रिलीजन का रिस्पेक्ट किया जाए। सो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही कि सर्वधर्म संभाव भारत की एकता, विभिन्नता और धर्म निरपेक्षता की पहचान है। यह सिद्धांत सभी धर्मों के साथ लेकर चलने की भावना को मजबूत करता है। ये पहले ही पढ़ा दिए हैं। देखिए जब हम चीज़ों को समझा देना तो अब आपके लिए बस एक रीडिंग है और कुछ नहीं है। देखिए रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ यानी कि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई अंकल रिक्शा चला रहे हैं और यहाँ पे कोई BMW चला रहा है और मान लो कि दोनों से एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे जो जज साहब के ये दोनों जब जज के सामने जाए तो जज साहब के सामने ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, लॉ से मतलब जो है रूल ऑफ लॉ है। ये नहीं कि BMW वाले का छोड़ दो और रिक्शा वाले अंकल को पकड़ लो, ये नहीं। लॉ के मतलब होता है ना कि कानून का शासन है यहाँ पे, किसी BMW किसी रिक्शा पुलर और ये लोगों का शासन नहीं, यहाँ पे कानून का शासन है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ है। कोई भी होगा सब एक आंखों से देखा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके लिए कुछ नियम बदल दो उसके लिए नियम नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो रूल ऑफ लॉ का मीन क्या होता है कि लॉ इज सुप्रीम। क्या मतलब होता है कि जो लॉ है वही सुप्रीम है। ये तो हमने बता दिया। जो एक बार देखिए कॉन्सेप्ट का क्या होता है, कॉन्सेप्ट का क्या होता है थोड़ा बात कर लेता है आपसे। कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि एक बार आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ जाइए, फिर अच्छे से आराम से लिख लीजिए, फिर मतलब लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए, हिंदी को हिंदी वाले, इंग्लिश को इंग्लिश। मेन है एक चीज़ को समझना कि अब आपको लॉ मतलब रूल ऑफ लॉ जब भी सुनाई दे तो आपको रिक्शा वाले अंकल याद आए और BMW वाले अंकल याद आए, और दोनों में क्या है, दोनों के लिए इक्वल हो, यही है रूल ऑफ लॉ। अब बस पढ़ो इसको कहानी की तरह, पढ़ लो इसको कहानी की तरह। यस, द प्रिंसिपल ऑफ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये रूल ऑफ लॉ का मतलब सिद्धांत लोकतंत्र, समानता और न्याय का आधार है। आप रूल ऑफ लॉ तभी लगाएंगे ना जब आप कहें जस्टिस हो। बॉडी में क्या है, सुप्रीम लॉ, बिल्कुल सुप्रीम लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, नो आर्बिट्री पावर, ये नहीं कि किसी के पास ज़्यादा पावर है किसी के पास कम है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगर जुडिशरी अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर न्याय कैसे करेगा। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड गवर्नेंस, अगर मान लो कि हमारा गवर्नमेंट कह रहा है कि नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, तो फिर क्या आप कर लीजिएगा रूल ऑफ लॉ, नहीं। फिर विचारधारा में याद कर लीजिए, नो मैन इज एबव द लॉ, ये कौन बोल रहे हैं, A.V. डिसेन, ये बात ये कह रहे हैं। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यही है कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का प्रयोग न्यायपूर्वक और कानूनी ढंग से हो। ठीक है, और यह लोकतंत्र को मजबूत करता है और नागरिकों को के अधिकारों की रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है, रूल ऑफ लॉ। लॉ रहेगा तो सब कुछ ठीक है। आर्टिकल 19 गारंटी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड स्पीच। जो आर्टिकल 19 है वो आपको जो है देता है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड स्पीच। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में बताइए। तो देखिए आर्टिकल 19 में 5 चीज़ है। आर्टिकल 19 में 5 चीज़ है, थोड़ा इसको समझिए। आर्टिकल 9A का सब क्लॉज A, कितने लोग को ये बात पढ़ने ऐसे आता है कि इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का शब्द लिखा हुआ है ना कि आर्टिकल दिस, तो इसको क्या पढ़ते हैं। अगर आप उन लोगों में से कोई भी अगर स्टूडेंट इसको बता देगा ना कमेंट करके, तो मुझे बहुत खुशी होगा कि हम एक कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। अगर ये बात को पढ़ के कोई सुना देगा तो कि इसको कैसे पढ़ते हैं, और अगर नहीं है तो आज इस बात के लिए ब्रिलियंट बन जाइए कि बिंगा ये, क्योंकि ये सब पॉलिटिकल साइंस से पढ़ना है। देखो इसको कैसे पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज A। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज A, ये पढ़ने का तरीका है आर्टिकल। अब आप पूछिएगा आपको कैसे मालूम है, तो प्रिपरेशन में बहुत मेहनत लगा है। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज A 1 और सब क्लॉज A हर नागरिकों को विचार और जो है द राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये देता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज A 1 और A। दिस फ्रीडम इज फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। और जब अगर आपको लोकतंत्र में आपको स्वतंत्रता मिलेगा तो यही तो है फाउंडेशन डेमोक्रेसी का।
यानी कि बॉडी क्या है, बोलने के अधिकार है आपको। फ्रीडम टू स्पीक यानी कि बोलिए, अपनी बात को रखिए, ये सब आपका अधिकार है। अब फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आप सोच सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, आप प्रेस मीडिया को भी स्वतंत्र रूप में काम करने की आज़ादी देता है। कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। रीजनेबल और रिस्ट्रिक्शन, यानी कि अगर कहीं ज़रूरत है तो थोड़ा सा मतलब रिस्ट्रिक्शन भी है। अगर राष्ट्र की जो है सुरक्षा पे बात आ गया, और न्यायालय की, अब मतलब अगर मान लो कि न्यायालय तुमको रोक दिया और फिर भी तुम नहीं रोक रहे हो, कह रहे हो कि नहीं आर्टिकल 19 में ऐसा दिया हुआ है, ये सब गलत है। थिंकर को थोड़ा पढ़ लो, जवाहरलाल नेहरू सर को पढ़िए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार इसलिए ज़रूरी होना चाहिए, तभी हमारा डेमोक्रेसी जो है सर्वाइव करेगा। अगर आप बोलिएगा ही नहीं तो फिर किस बात का डेमोक्रेसी। बस कंक्लूजन यही है कि जो आर्टिकल 19 है वो एम्पावर करता है सिटीजन को कि एक्सप्रेस करे अपना आइडिया फ्रीली, मतलब आप पे कोई जोर ज़बरदस्ती ना हो, और क्वेश्चन करे पावर को, जो भी सरकार हो या कोई भी क्वेश्चन करे। अगर पावर मतलब किसी को लग रहा है कि ये ख़राब है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसे ख़राब है, क्या है ये, आप मेरे लिए क्या किए, क्यों नहीं किए। तभी तो हम लोग गवर्नमेंट से इतना सवाल पूछते हैं। पार्टिसिपेट इन पब्लिक डिबेट, मान लीजिए कि देखते हैं ना कि आप जैसे बड़े बड़ा डिबेट होता है कि मंत्री जी को बैठा दिए और कुछ लोग इधर कुछ लोग इधर। बताइए मंत्री जी, आपने कहा था यहाँ का चौराहा का लाइट लगेगा, क्यों नहीं लगा? तो कुछ लोग इनके फेवर में बोलेंगे, कुछ इनके तो ये सब क्या है? ये सब डेमोक्रेसी का फीचर है। या फिर क्या है? इट इज़ द मार्क ऑफ वाइब्रेंट रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर डेमोक्रेसी। और इससे क्या होगा? जिसको नहीं पता है तब भी पता है, अच्छा मंत्री जी को इतना पैसा मिला था रोड बनवाने के लिए, अच्छा मंत्री जी ने ये अच्छा काम किया है। सब कुछ है, पॉजिटिव निगेटिव। फिर देखिए आगे क्या है, व्हाट आर द लीगल अप्रोच टू फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी का लीगल कानूनी दृष्टिकोण क्या है? तो फंडामेंटल ड्यूटी का जो है कानूनी दृष्टिकोण, बस इतना समझ जाइए कि दो चीज़ है, एक होता है फंडामेंटल राइट और एक होता है फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट अगर आपसे कोई छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप बताइएगा ये दोनों का आर्टिकल। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी अगर नहीं है तो आप, ये जो है नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, याद रखिएगा। ये मेरे इंटरनल में पूछा गया था, कहाँ चला गया, यहाँ देखिए। तो लीगल अप्रोच क्या है फंडामेंटल ड्यूटी का, तो हम आपको पहले ही बता दिए कि लीगल अप्रोच, पढ़ लीजिए यहाँ पे कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, नॉन जस्टिसिबल है। फंडामेंटल ड्यूटी आर लिस्टेड इन आर्टिकल 51A। आपसे पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है, तो याद रखिएगा। और थ्रो देयर आर नो इन्फोर्सेबल बाई लॉ, दे आर लीगली सिग्निफिकेंट। यानी कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा समझिए कि ये इन्फोर्सिबल लॉ नहीं है। मतलब आप इसके लिए अगर मान लीजिए कि कोई फंडामेंटल ड्यूटी आपका नहीं पूरा कर रहा है तो आप क्या उस पर केस कर दीजिएगा, नहीं, ये नॉन इन्फोर्सेबल बाई लॉ है। दे आर लीगली सिग्निफिकेंट, बस इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने देश का कोई भी चीज़ बर्बाद करने लगे, उसको हानि पहुंचाने लगे, ये गलत बात है। बट ये नॉन इन्फोर्सेबल है, ये बात याद रखिएगा। बॉडी का क्या मतलब, बॉडी, ये देखिए आंसर में आपको बॉडी लिखना नहीं है, ये सारे पॉइंट बॉडी का है, इसलिए ऐसे ऐसे करके हम लिखे हैं। नॉन लीगल इन्फोर्सेबल, बिल्कुल हमने समझा दिया। इनडायरेक्ट इन्फोर्सेबल, ये लेकिन ये इनडायरेक्टली है। मतलब कैसे इनडायरेक्टली है, जैसे देखिए सरकार कुछ कानूनों द्वारा इस कर्तव्यों को लागू करती है। जैसे कहा जाएगा कि इन्वायरमेंट जो है, आपको इन्वायरमेंट को अच्छा रखना है, तो ये आपसे एक फंडामेंटल आपका ड्यूटी है। लेकिन अगर आप ऐसे तो नहीं मान रहे थे, मान लीजिए कि आप कोई पेनल्टी नहीं लग रहा था क्योंकि ये कोर्ट नहीं जा सकते, तो सरकार क्या बोला कि हम जो है इन्वायरमेंट को बचाएंगे, अगर कोई पेड़ काटा तो हम तुम्हारे मतलब एक जो है रिस्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो ये हो गया ना, ये तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी था कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। लेकिन आप अगर नहीं माने तो डायरेक्टली सरकार इस बात पे आपको नहीं लेके जेल चला जाएगा पुलिस की, आप पेड़ नहीं लगाएं। लेकिन इस बात पे ज़रूर अब एक लॉ बन गया मतलब कि आप जो है ये वाला पेड़ जो है यहाँ का पेड़ नहीं काट सकते। अगर आप काटेंगे आप, तो आप ज़रूर जेल जा सकते हैं। तो ये बात है, ठीक है, इनडायरेक्टली काम कर रहा है ये। फिर जुडिशियली इंटरप्रिटेशन और लीगल वैल्यू पोस्ट अमेंडमेंट का मतलब क्या है, 42वें संशोधन 1976 के बाद में इन्हें राष्ट्रीय दायित्व की तरह माना जाता है। यानी कि ये हमारा जो है दायित्व है, ठीक है, कर्तव्य। फिर देखिए रोल इन सेक्टर, शिक्षा, देखिए क्या है, लॉ ऑन एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पैट्रियोटिज्म आर इंस्पायर बाय फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, ये सब जो है एजुकेशन, एम्पावरमेंट और जो बड़े मतलब जो देशभक्ति है, ये सब जो है इंस्पायर किससे, फंडामेंटल ड्यूटी से।
थिंकर में याद रखिएगा जस्टिस वर्मा कमिटी सेट, जस्टिस वर्मा कमिटी बोले थे कि थ्रो नॉट इन्फोर्सेबल फंडामेंटल ड्यूटी इज इसेंशियल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन। अगर ठीक है, ये बिल्कुल जो है आप इसको कोर्ट के लिए इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप 1000 बच्चे अगर पेपर लिख रहे होंगे ना, 1000 बच्चे पेपर, तो अगर आप कह दीजिए कि उनके कॉपी में जस्टिस वर्मा कमिटी दिख जाएगा आपको फंडामेंटल ड्यूटी में, या हम यहाँ पे गारंटी कह रहे हैं कि अगर कोई भी अगर यूट्यूब पे अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ा रहा है और आपको जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में पढ़ाया हो तो कहिएगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी में नॉट बी लीगल इन्फोर्सेबल, बिल्कुल ही बताया गया है, बट दे गाइड सिटीजन टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो डायरेक्टली आपको कोर्ट नहीं पहुंचा देगा अगर नहीं करिएगा, लेकिन ये एक तरह का सिटीजन को कहता है कि ये आपका, ये एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका बिहेवियर है कि ऐसा होना चाहिए। आपका जो भी देश का सामान है उसको तोड़िए मत, उसके साथ मतलब ख़राब मत करिए, इन्वायरमेंट को बचाइए, बड़ों का सम्मान करिए, देशभक्ति बढ़ाइए, ये सब है जो साइंटिफिक टेम्पर है उनको हेल्प करिए और इम्प्रूव करिए। ये सब कुछ जो हेरिटेज है आपका, लैंग्वेज है, मतलब सब कुछ जो आपका धरोहर है उसको और अच्छा से प्रोटेक्ट करिए। ये तो आपका डिसिप्लिन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कितना क्वेश्चन है थोड़ा देखते हैं। अभी बहुत क्वेश्चन है, क्या खबर, अभी बहुत क्वेश्चन है। इसको 2 पार्ट में बनाए क्या? हाँ, इसको 2 पार्ट में ही बनाना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो है कहाँ तक करवा दिए हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये हमने फंडामेंटल ड्यूटी तो कर लिया, ठीक है। अब हमको यहाँ से करना है, ये हो गया, ये हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ से जो है पढ़ना है व्हाट डज इंटीग्रिटी मीन्स इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना में एकता, इंटीग्रिटी का क्या अर्थ है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तब तक जो है हमने ये पूरा चीज़ें पढ़ लिया, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और जैसा इस वीडियो का रिस्पांस रहेगा, मैंने अच्छा पढ़ाया, बेकार पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, तो पार्ट 2 भी इसका जल्दी हम रिलीज कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और ये जो वीडियो है वो रात में 3:09 पे हम बना रहे हैं, 6 अगस्त है। हम आपको थोड़ा दिखा भी देते हैं, एक सेकंड देखिए यहाँ पे 3:09 6 अगस्त, और ये रात का टाइम है। तो इतना ही रखते हैं क्योंकि अच्छा खासा लंबा हो गया ये वीडियो, और थोड़ा समझा के पढ़ाएं भी, ताकि आप कोई भी बिहार के यूनिवर्सिटी से हो आपको जो है उसमें हेल्प मिले, जिनका भी वैल्यू एडेड कोर्स में ये सब्जेक्ट है। तो दूसरी बात क्या है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर जो है सपोर्ट करिए टारगेट मिशन चैनल को, और भी आपका जो रिक्वायरमेंट है आप ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप मेरे जो भी मेहनत है उसको ज़रूर सपोर्ट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तब करिए जब आपको लगेगा कि हाँ आपको औरों से बेहतर हम दे पा रहे हैं। तो बस इतना ही है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।